गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कपिल मेहरा। हम पढ़ रहे थे कक्षा छठी का पार्ट 1 विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती। विविधता के बारे में हम पार्ट पढ़ रहे थे, तब हम आगे का पार्ट और पढ़ेंगे। हमने उस दिन समीर के बारे में जो कहानी पढ़ी थी उसके आगे हम पार्ट पढ़ेंगे। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार का व्यवहार, जो भी हमारा खाना पीना रहना सहना, तो हम उसके बारे में हम आगे पार्ट पढ़ेंगे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने थे, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाया होगा, उनके कपड़े पहन के देखे होंगे। तो हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, प्राणियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आप खुद को कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको कहानी पढ़ने से खुशी मिलती है क्योंकि हम उसमें इतनी प्रकार से खो जाते हैं कि हम को बहुत अच्छा लगने लगता है। उससे आपको पढ़कर और ज्यादा कहानी बनाने के लिए नए नए विचार आते होंगे। जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी है तो हमें विचार आता कि हम नई कहानी बना सकते हैं, तो आपको नई कहानी बनाने के लिए विचार आते होंगे। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। मतलब हम किसी की घटना देखते हैं, किसी की कुछ देखते हैं या कुछ किताब पढ़ते हैं या कुछ फिल्म देखते हैं, तो हमको उस बारे में हमको ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ कहानी बना सकते हैं। मतलब उस घटना को देख के जोड़ के। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नजदीक रहते हैं, उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी है। मतलब कोई जो जंगल के आसपास रहते हैं तो वह जंगल में जानवरों को देखते हैं, जंगल में जानवर कैसे लड़ाते हैं, कैसे दोस्ती होती है। आपने जंगल बुक फिल्म तो देखी होगी। उस हिसाब से कुछ अन्य लोग राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर और प्यार सम्मान के किस्से लिखते हैं। जैसे कोई राजा रानी के बारे में लिखता है, कोई जानवरों के बारे में, कोई नॉर्मल व्यक्ति के बारे में, कोई किसी के जीवन के बारे में। तो इस प्रकार से कहानियां चलती रहती है। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार है, मतलब आप एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। कहानीकार है जो कहानी लिखता है, जो इस जगह पर रहती है, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखे या चित्र बनाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि आपको ये बनाना है। क्या आप सोचती है कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाई जिनमें कभी कभी ऐसी जगह सबसे ज्यादा खलेगी। मतलब आपको विचार आता होगा कि मैं यहाँ पे रहने चले जाऊं, मैं यहाँ रहूं। तो उस प्रकार के अगर आपको जो विचार आते हैं तो आप उसमें किसी 5 जगहों का नाम लिखेंगे और ऐसे चित्र बनाएंगे और आप एक कहानी भी बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छी चित्रकारी आती है या कहानी आती है तो आप उसमें ड्राइंग के माध्यम से कहानी बताएंगे। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। देखो, प्रार्थना, इबादत करना, भक्ति गीत, शादी, अदालत, रजिस्ट्रेशन आदि कार्य होते हैं। अब हम विविधता को कैसे समझे? करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। आज से 200 वर्ष पहले हमारे जीवन में हवाई जहाज, रेल, बस हमारे जीवन में नहीं थे। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा कर लेते थे। हमारे पास कुछ भी संसार के साधन नहीं थे, फिर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर लेते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों तथा ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे, या तो किसी घोड़ों ऊंटों का सहारा लेते थे या पैदल चलकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अक्सर ये यात्रा खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए किया जाता था। मतलब अभी हम यहाँ रह रहे हैं तो वहां पर कुछ खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है, खाने की तलाश में या किसी खेती की तलाश में अन्य स्थान पर जाता है। तो इस प्रकार से या फिर व्यापार के लिए
वे जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे, मतलब बहुत दिनों तक वहां पे रुकते थे, क्योंकि इनको चलने में बहुत अधिक समय लगता था। आज के समय के जैसे नहीं कि हम थोड़ी देर में 1-2 घंटे में या 1 दिन में हम इधर से उधर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग घर छोड़कर जाते थे। जैसे अभी स्थिति आगे बारिश आ गई या सूखा पड़ गया, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तो उसलिए भी वहां से लोग चले जाते थे। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग आए और अलग अलग प्रकार की विधि इस कारण विविध संपदा हो जाते थे। देखो, इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से भी किस प्रकार सामंजस्य बैठाते थे, इसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले लोग पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहां के लोग कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वैसे वे भी अलग होंगे। जैसा काम भी अलग करेंगे और पहनावा भी अलग होगा और खान पान भी उनका अलग होगा। आइए भारत के 2 भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण में देखते हैं, समझते हैं। कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंड होती है और केरल देखो, एटलस में भारत का नक्शा देखें और उसमें ढूंढे कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहां पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां कैसी है, भोजन, कपड़े और व्यवसाय कैसे प्रभावित होते हैं। तो अब आपको हमने उसमें पढ़ा था, संस्कृत वाला पार्ट पढ़ा था, उसमें भी आपको बताया था लद्दाख के बारे में कि वो लंगड़ी रहती है और वहाँ की जलवायु ऐसी रहती है और वहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं रहता है, इस प्रकार से वहाँ की जलवायु रहती है। और केरल में अधिकांश लोगों के नारियल है और समुद्र के पास रहते हैं। ये लद्दाख का क्षेत्र देखिए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घटनाएं जिनमें गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंच जाते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में एक बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या है हमारा ये लद्दाख। देखो, ये लद्दाख का क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, लद्दाख इलाका है। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, यह हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। मतलब इसमें ज्यादातर बर्फ जमी रहती है और गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करता है कि गर्मी में जब बर्फ पिघलेगी तो इनको पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। पानी पीने के लिए लोग गर्मी के महीने का इंतजार करते हैं। यहाँ के लोगों को एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन मतलब जिससे उनकी गर्मी उनको अच्छे से मिल सके। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शाल इसलिए महंगी होती है कि वो उसमें गर्मी अधिक होती है। इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा होगा संस्कृत वाला पार्ट। तो ये विविधता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विविधता। अब हम आते हैं केरल में। मछली पकड़ने का चीनी जाल, इस प्रकार से मछली पकड़ते हैं यहाँ के लोग। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ तो समुद्र से घिर गया और दूसरी तरफ कहां से घिर गया? पहाड़ियों से। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। केरल में हमारा मसालों का उत्पादन होता है। इन मसालों के कारण यहाँ क्षेत्र व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। मतलब इन क्षेत्रों में मसालों का उत्पादन होता है तो ये यहाँ से व्यापार किया जाता है।
वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता बना लिया, मतलब समुद्र के मार्ग से होते हुए यूरोप से भारत तक आने का समुद्री रास्ता बन गया। समुद्र के रास्ते भी भारत यूरोप से समुद्र के माध्यम से भारत आया जा सकता है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए हुए चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीनी वाला करते हैं। तबले के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना चट्टी करते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल के लोग इसीलिए चावल और सब्जी का ज्यादा उपयोग करते हैं। और चीना चीनी से आपको पता चल रहा होगा कि इसका उत्पादन कहाँ हुआ है, चीन में। तो ये हर प्रकार से हमको विविधता बताता है। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। इन लोगों को किसने ज्यादा प्रभावित किया है? चीन ने। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति के ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापार को अपनी ओर खींचा है। केरल में मसाला होता है और लद्दाख में ऊन ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया है। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक साथ थे। इस प्रकार से हमारे विविध प्रकार की सांस्कृतिक, विविध प्रकार का खान पान अलग अलग होने के बावजूद भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ जाने लड़ाई में सब एक साथ थे। तो इस प्रकार से हमारे को ये विविधता दिखाई गई है। ये हमारा जलियांवाला स्वतंत्रता दिवस के उपसर्ग भाषण देते पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। मतलब इस प्रकार की सभा कर रहे थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन पर गोलियां चला दी थी। ना ये कोई लड़ाई करने गए थे, ना कुछ करने गए थे, केवल ये एक सभा में थे और इनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जब हमारा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो हमारे झंडे का उपयोग करके लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए झंडे का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। भारत की एकता मतलब हमारे जो भी लोगों में एकता है वो किसी बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। मतलब अलग अलग प्रकार के विश्वास भी है, प्रथा भी है, सभी का अलग अलग वो है, फिर भी ये एक है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। विविधता मतलब अलग अलग तरीके को भी पहचान लेते हैं और प्रोत्साहित करते हैं इसकी पहचान को। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया था। नेहरू जी ने ही हमारे भारत की विविधता को बताया था और अनेकता में एकता का विचार दिया था। मतलब विविधता अलग अलग प्रकार के होने के बावजूद भी क्या है, एक अनेकता में एकता का विश्वास जगाया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति। एक राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करते हैं इसे हम अपने शब्दों में लिखेंगे। आप इस राष्ट्रगीत के बारे में आप लिखेंगे अपने बारे में, और ये अभ्यास प्रश्न है हमारे। तो अब हमें अभी अपने पाठ पढ़ा था विविधता, तो अभी हमारा बता दिया है कि अनेकता में एकता हमारा भारत देश है। तो आज हमारा पाठ यही समाप्त होता है बच्चों।
अब आपको इनको पार्ट 1 के प्रश्न के आंसर PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।